I don't know we are able to display it over here. So that is very good. So, dear students, I would like to invite our in charge of the Center of Excellence in Inclusive in Islamic Finance and Social Equity, Dr. Basini Hamid, to introduce you to today's session. हमारी collaboration हुई है हुदा के साथ, तो सर इसके बारे में introduction एक देंगे, and then we'll continue with our session for today. मुझे आ गया दोबारा आ गया। अगर कुछ बोलना हो तो कहाँ से बोलते हैं? अल खुदा कौन सा आ रहा है आपको? अगर कौन सा जानते होंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इस्लामिक फाइनेंस एंड सोशल इक्विटी के बारे में, और अगर कुछ लोग नहीं जानते तो अभी हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसकी कोलैबोरेशन है सेंटर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स के साथ, और उसकी कोलैबोरेशन से हमने एक ई लाइब्रेरी हमने एक्सेस मिली है, जिसमें जाने आप लोगों ने डाउनलोड वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बारे में देखते हैं। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है सेशन का ये है कि आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करना, बोलना होना था मेरा। ठीक है, तो दो मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारे सेशन के, तो हम अंदर बात देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा जो एक अचीवमेंट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इस्लामिक फाइनेंस एंड सोशल इक्विटी के हवाले से, उसमें हमने एक की लाइब्रेरी को गाइड करने की कोशिश करते हैं उसके हवाले से, और उसके बाद डॉक्टर वैस आपको गाइड करेंगे स्पेशलाइजेशन सेक्शन पे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इस्लामिक फाइनेंस एंड सोशल इक्विटी बेसिकली जो है क्यों हमने इस पर फोकस किया गया, इसके ऊपर क्यों बनाया गया। ओके, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्लामिक फाइनेंस का वो ये है कि कोलैबोरेशन की जाए नेशनली एंड इंटरनेशनली। हमारे पाकिस्तान में जितने भी सेंटर्स हैं इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, जैसे IBS सीट है, उसके साथ और इंटरनेशनली जो इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग के सेंटर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन की जाए, और उस कोलैबोरेशन की मदद से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम प्रैक्टिस बेस करने की तरफ देखते हैं। तो ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इस्लामिक फाइनेंस एंड सोशल इक्विटी का। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इस्लामिक फाइनेंस एंड सोशल इक्विटी की क्यों बेस है, क्यों बनाया गया। बेसिकली ये इंडस्ट्री की नीड को देखते हुए इस सेंटर को बनाया गया। इंडस्ट्री की नीड, अगर हम इंडस्ट्री को देखें हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको फाइनेंस तो आती है, फाइनेंस उन्होंने पढ़ी हुई है, लेकिन स्पेशली अगर इस्लामिक फाइनेंस की बात की जाए तो इस्लामिक फाइनेंस में जो कमजोर है। अब अगर निजाम बैंक की बात की जाए तो निजाम बैंक में जब आप जाएंगे जॉब करते तो वो तो इस्लामिक बैंकिंग है, तो उनको आपके पास नॉलेज होना चाहिए इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग का, उनको ये चाहिए। ठीक है, उनको वो लोग नहीं चाहिए जो स्पेशली जिनको सिर्फ फाइनेंस में एक्सपर्ट है, इस्लामिक फाइनेंस का आदमी है उसके साथ। ठीक है, तो हमने इस तरह के इश्यूज फेस किए। हमें ये बताया जाता है बैंक्स की तरफ से कि हमारे वो इस्लामिक फाइनेंस में, ठीक है, तो इसलिए जो डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक एंड इंटरनेशनल बैंकिंग है उसका फोकस ये है कि हम प्रैक्टिस बेस करने की तरफ जाएं। प्रैक्टिस बेस करने से मुराद ये है कि हम प्रोफेशनल नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करें और इंडस्ट्री का नॉलेज भी दें। तो इंडस्ट्री का नॉलेज देने के लिए जरूरी है कि हमारी कोलैबोरेशन हो इंडस्ट्री के साथ। तो उस कोलैबोरेशन को मद्देनजर रखते हुए दो सेंटर्स बनाए गए, सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड सोशल इक्विटी को बनाया गया, इसके अलावा एक और सेंटर बनाया गया। तो इन दोनों सेंटर्स का मकसद यही है कि कोलैबोरेशन की जाए, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर किया जाए और वो आके आपको ट्रेनिंग दें। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इस्लामिक फाइनेंस वो भी इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है बनाया गया।
आई होप कि ये सेशन जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा स्पेशलाइजेशन को चूज करने के लिए और जो है जो हम ई रिसोर्स सेंटर या ई लाइब्रेरी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमें एक्सेस मिली है उस हवाले से भी हम इसको जो है डिस्कशन करना है स्लाइड्स वैसे ही बता दो, नो प्रॉब्लम। जो ऑनलाइन है उनके पास स्लाइड्स आ रही हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का पर्पस जो है बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, वर्कशॉप प्रोवाइड करना है, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाना है। तो इसी जो यही एक एफर्ट जो सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक एंड कमर्शियल बैंकिंग में, तो इसकी वजह से हमने एक अचीवमेंट किया। हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसकी कोलैबोरेशन है अल-हुदा इस्लामिक बैंकिंग एंड इकोनॉमिक जो यूएई बेस्ड सेंटर है लाहौर में जो उसका ऑफिस है, तो उसके साथ कोलैबोरेशन से हमने जो है एक ई लाइब्रेरी की एक्सेस हासिल की है जिसके अंदर 500 बुक्स है। तो वो बुक्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेशली उसके अंदर जो बुक्स अवेलेबल है उसका मैं आपको कर सकता हूँ। उसमें हमारे इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की बुक्स अवेलेबल है, हमारे पास इस्लामिक इकोनॉमिक्स की बुक्स अवेलेबल है, इस्लामिक माइक्रो एंड रूरल फाइनेंस के ऊपर बुक्स अवेलेबल है, रिबा ज़कात और अवेलेबल है, स्कूल इस्लामिक फंड कैपिटल मार्केट, ठीक है, फॉर रिस्क मैनेजमेंट। एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी अवेलेबल तो है, सेंट्रल लाइब्रेरी भी है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस के उस पर आपको बुक्स नहीं मिल सकेंगी। तो स्पेशली हम इस्लामिक फाइनेंस के कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऑफर कर रहे हैं उस पर। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो ई लाइब्रेरी है ये आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करेगी इस्लामिक फाइनेंस के बुक्स की। इसी तरह जो स्पेशलाइजेशन हमारे पास इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस थ्योरी एंड प्रैक्टिस की चल रही है, जो आपके बीबीए के फैमिली हैं जो इस वक्त हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास बुक्स अवेलेबल होंगी इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के हवाले से। तो वो बुक्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम जो है वो एक आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक पूरी लिस्ट जनरेट करेंगे कि हमारे पास कितनी कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, किस किस टाइटल्स पे अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह वो लिस्ट आपके साथ शेयर की जाएगी जिसमें सारे बुक्स के टाइटल होंगे और फिर आपको जो बुक चाहिए होगी वो ऑन डिमांड हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास बुक्स ही नहीं है, हमारे पास केस स्टडीज भी होंगी, लिटरेचर प्रेजेंटेशन जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनमें जो एक्सपर्ट्स ने प्रेजेंटेशन दी है और कुछ वर्कशॉप्स करवाई हैं स्पेशली इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग के ऊपर, ठीक है, वो हमारे पास है, वो सारा आपको प्रोवाइड करेंगे और वक्त हम ये सेशन करवाते रहेंगे, उसमें ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट करते रहेंगे। इसके अलावा केस स्टडीज जो है उनकी भी काफी कमी है इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग में। आप बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसमें आप देखते होंगे कि आप केस स्टडीज आपको दी जाते हैं। तो ये जो ये लाइब्रेरी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं इसमें हमारे पास केस स्टडीज भी होंगे इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग पे, तो इंशाल्लाह वो केस स्टडीज भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह जो फ्यूचर में आई होप कि ईद के बाद हम आपको एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें ये सारी बुक्स अवेलेबल होंगी और जब हम स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर करेंगे तो उसमें भी हम आपको कैटेगरी वाली बुक्स में से ही प्रोवाइड करेंगे, तो आपको कहीं और से अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स को इंशाल्लाह हम आपको खुद आपको प्रोवाइड कर देंगे। रोहित आपका लाइव थोड़ा आपको जो स्पेशलाइजेशन सेक्शन है उस हवाले से गाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा एक और चीज आपको मेंशन करता चला, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस्लामिक हमें मार्केट से ये फीडबैक आ रहा है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स उनके पास आ रहे हैं वो एक्सपर्ट नहीं है इस्लामिक फाइनेंस पे, उनको फाइनेंस पे नॉलेज तो है लेकिन जब इस्लामिक फाइनेंस की बात की जाती है तो वो नॉलेज नहीं है उनके पास, ठीक है। तो एक और चीज जो इससे हटके मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह और आप इस चीज पे तो आप लोग यकीन रखते हैं कि जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसको खत्म होना चाहिए, ठीक है, जो एक सूदी निजाम है उसको खत्म होना चाहिए, जबकि जो इस्लामिक फाइनेंस है इस्लामिक सिस्टम है जो शरिया है उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए। इस चीज को हम सब बिलीव करते हैं, ठीक है। तो क्या हमें एफर्ट नहीं करनी चाहिए इसके लिए? डेफिनेटली हमें इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है कि हम जो कन्वेंशनल एक सूदी सिस्टम है उसको खत्म करके इस्लामिक सिस्टम पे लेके आए और आज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, कन्वेंशनल से भी ज्यादा ग्रोथ कर रही है।
आप क्या ये समझ रहे हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटीज हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? ऐसा नहीं है। अगर दूसरे कंट्री में आप चले जाएं तो जो नॉन मुस्लिम सोसाइटीज हैं वो भी इस्लामिक बैंकिंग को बहुत तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमें भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो उस पर हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हम इस्लामिक फाइनेंस को सीखें, हम इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग को सीखें और सीख के फिर हम उसमें कंट्रीब्यूट करें। डेफिनेटली सीखे बगैर तो हम कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते ना। अगर अगर आप लोग सिर्फ इस्लामिक फाइनेंस सीख लेते हैं और किसी एक शख्स को आप थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि यार इस्लामिक फाइनेंस बेहतर है, तो ये इतना ही आपका कंट्रीब्यूशन। अगर हर शख्स इतना कंट्रीब्यूट करते तो वो सफिशिएंट होगा इस्लामिक फाइनेंस को लेके आने के लिए और जो कन्वेंशनल सिस्टम सर्विस सिस्टम चल रहा है उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। तो जहां तक मैं समझता हूँ जितने भी लोग इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग के डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, सिर्फ एक अगर एक सेल्स पर्सन जो है एक निजाम बैंक के अंदर जो सेल्स पर्सन है वो जो जॉब कर रहा है वो जगह जगह जाके तो वो गाइड करता है अकाउंट ओपनिंग के लिए इस्लामिक फाइनेंस जो शरिया के अकाउंटेंट्स है, ठीक है, उसको अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो वो ये समझ रहा है कि वो शायद अपने रिस्क के लिए कर रहा है, वो जस्ट मतलब अपने डेली रूटीन में चल रहा है, उसको ये पता नहीं कि वो इस्लामिक फाइनेंस को बढ़ाने में और कन्वेंशनल छोटे सिस्टम को खत्म करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं पर्सनली ये समझता है कि कोई भी शख्स जो इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग में काम कर रहा है, वो जॉब भी कर रहा है, किसी बैंक में जॉब कर रहा है, यहाँ वो उसका नॉलेज ले रहा है, तो वो इस्लामिकली भी उसको जो है उसका अलग तरह से भी उसको रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि वो इस कोशिश में शामिल है कि छोटे सिस्टम को खत्म किया जाए और इस्लामिक सिस्टम को लेके आया जाए, ठीक है। तो अगर आप घर जाएंगे किसी भी वक्त रात को सभी से एक दफा सोच लीजिएगा कि यार क्या वाकई छोटे सिस्टम को डेफिनेटली उसको खत्म होना चाहिए। तो उसको खत्म करने के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कन्वेंशनल फाइनेंस नहीं आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। जब वो आपको आएगी तो ही आप इस्लामिक और कन्वेंशनल में फर्क करके किसी को गाइड कर सकते हैं। तो इस्लामिक फाइनेंस आप बहुत हद तक सीख चुके हैं, ठीक है, आपने 2-3 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप इस्लामिक फाइनेंस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपने उसका पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आपको इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग को प्रमोट करने में अपना रोल करना चाहिए ताकि सोशल सिस्टम को थैंक यू वेरी मच सर, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और ये आपको बता दूं कि ये एटलीस्ट इस रीजन के अंदर तो मैं पहली बार देखा कि हमें तो प्रॉपर रिसर्च पेपर के बुक्स की बुक्स चाहिए तो एचटीसी एक्सेसिबिलिटी उससे नहीं। सो ये डेटाबेस बहुत हेल्पफुल रही कि इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं ये बहुत वास्ट फील्ड है। हमें ये बताया जाता है, आपने अक्सर सुना होगा कि इट इज द सेम थिंग कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग ये सेम है, बस वो आपको किसी भी कन्वेंशनल बैंकिंग और में कोई इंसान ऊपर पे पकड़ देते हैं। तो एक्सप्लेन इट जब आप पढ़ रहे होंगे तो एक्सप्लेन कि हाउ डिफरेंट इट इज बाय फॉर द एक्सप्लेन करने का एक पॉइंट ये रहता है यहाँ पर, ये अक्सर मेरे पास एक इशू आता भी है, जस्ट इन केस के द ऑनलाइन ऑडियंस कैन नॉट हियर मी, कि स्पेशली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर कोई भी हमारे पास इन सारी क्लासेस में से देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस, तो डेफिनेटली इस सिटी के अंदर रहते हुए बैंकिंग इज द बिगेस्ट जॉब प्रोवाइडर। इसके अलावा इंडस्ट्री हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम है। अब कुछ इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई है, लेकिन कुछ अच्छी जॉब्स में से जो इनिशियल जॉब जो प्रोवाइड करता है विदाउट एक्सपीरियंस, उसमें बैंकिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो हमें ये फैसिलिटेट कर देता है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को मैं ये नहीं कहता कि आप सारी लाइफ बैंकिंग में गुजारें, लेकिन आप एटलीस्ट अगर अपना करियर स्टार्ट करने तो आप एक्सपीरियंस लेने के लिए एक बहुत अच्छा एरिया है। और हो सकता है कि हमारे भी इस वक्त कई स्टूडेंट जो सुन रहे हो उनके पेरेंट्स भी इस्लामिक बैंकिंग में कहीं ना कहीं कन्वेंशनल बैंकिंग में इन्वॉल्व हो, डज नॉट मैटर। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि कोई भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को इस बात के ऊपर ना तंग करे ना टॉन्ट करे। मैंने पहले एक्सपीरियंस किया कि शायद हम जब ये अभी, क्योंकि मैं जो आगे आपको अहदीस सुनाने जा रहा हूँ, जो होली कुरान से रेफरेंस देने जा रहा हूँ, बहुत सख्त स्टांस लिया हुआ है इसके ऊपर। और ये मैंने नहीं लिया, ये होली कुरान के वर्ड्स हैं, ये अल्लाह सुब्हान व तआला के वर्ड्स हैं, और इसमें तो कोई तब्दीली कर ही नहीं सकता। सो उसके ऊपर मैंने फील किया है कि स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को कभी कुछ कह भी देते हैं अगर उनको पता है कि लेट्स सपोज समबडीज फादर इज डूइंग बैंकिंग, तो इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। जब हम इस्लाम का जिक्र करें तो अपनी क्लासेस के अंदर भी कि
ہم بلا وجہ کسی کو کچھ نہ کہیں, ہم اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کرتے رہیں گے بلا وجہ, اور ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہ اپنے دل میں کتنا برا سمجھتے ہو کنونشنل بینکنگ کو, یا انہیں پتہ ہی نہ ہو. ہمارے پاس ایک مفتی صاحب ابھی ریسنٹلی آئے تھے, ان سے ہم نے ڈسکشن کی, تو ایک یہ سورہ جو بھی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, سورہ بقرہ, تو اس کے اندر سے جب ایک ریفرنس دے رہے تھے تو سر نے کہا سر یہ کنونشنل بینک والے تو پھر یوں کہتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر میں نے ان کو ایک اوپینین دے دی کہ سر بات سیدھی سی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, پرابلم صرف اتنی سی ہے وہ وہاں جاب کر رہا ہے اور اس نے اس قرآن کو پڑھا نہیں ہے, پڑھا ہے تو عربک میں پڑھا ہے, اس کی ٹرانسلیشن تک نہیں پڑھی, کہ اسے یہ پتا تو چل جائے کہ وہ جو بات کر رہا ہے اس کے بارے میں کھولی قرآن کے بارے میں کیا لکھا. اگر وہ پڑھ لے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ذی شعور مسلم وہ ایسی بات کرے گا. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ نالج بھی آپ کو ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ کنونشنل بینکنگ میں بھی چلے جاتے ہیں, کنونشنل کو بھی فالو کرتے ہیں, کم از کم جو بات صحیح ہے اس کے خلاف الٹی بات کر کے اپنے گناہ بڑھانے میں خاموشی اختیار کر لیں کہ ٹھیک ہے اوکے میں یہاں کام کر رہا ہوں تو مجھے فی الحال اس کے بارے میں بات کرنی ہے, میری مجبوری ہے, مجھے جب موقع ملے گا میں شفٹ ٹو اسلامک بینکنگ اور ٹو اندر فیلڈ, لیکن اس وقت میری مجبوری ہے, ڈوئنگ دس. لیکن اس کے اوپر بھی یہ کہنا کہ جی قرآن بھی یہی کہتا ہے, یہ بھی سیم ہے, وہ بھی سیم ہے, یہ بہت زیادہ ایکسیڈ کر جاتے ہیں ہم اپنی باؤنڈری ایکسیڈ کر جاتے ہیں, تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اگر کوئی کسی اسٹوڈنٹ کو اور کو کچھ کہے تو یہ میں ایڈوائز کروں کہ نہ کہیں, سوچ بھی رہا ہو تو نہ کہیں. میں بفور اسٹارٹنگ دس, کیونکہ ہم پھر شریعہ کے ذرا ڈیٹیل میں چلے جائیں گے, آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ڈاکٹر ریبا کہ وہ آپ کو تھوڑا سا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا انٹروڈکشن دے دیں, ڈپارٹمنٹ اسلامک اینڈ کنونشنل بینکنگ, اینڈ دین آئی ول انٹروڈیوس یو ٹو وٹ از اسلامک بینکنگ سر, ٹھیک ہے. اور جو کاؤنسلنگ کا سیشن ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. دس از ا سیشن بائی دی ڈپارٹمنٹ اسلامک اینڈ کنونشنل. Counseling session would be different. That would be totally me not involved as part of the Department of Islamic Banking. I'll be as part of your faculty, just as an advisor. Okay, वो एक different section होगा. Ma'am, please. Thank you very much, Dr. Sir. I think I'm audible now. Yeah? Yeah? Okay. So thank you very much for attending this session. This session, as told by Dr. Wasim Al-Hamid and Dr. Awais Rafiq, has two major objectives. One objective was to introduce you to the resource center. That resource center offers you a variety of sources on Islamic banking. And the other was to introduce you to the specialization that is being offered by Department of Islamic and Conventional Banking. So we are offering two specializations. One specialization is on Islamic banking and finance. The other specialization is on banking and finance. दोनों specializations बैंकिंग की फील्ड को completely cover करते हैं. जैसे आपको मालूम है कि अभी अगर आपके relatives वगैरह इस्लामिक बैंक्स में हो या कन्वेंशनल बैंक्स में हो तो आपको मालूम होगा कि इनके दरमियान इंटरमोबिलिटी बहुत ज़्यादा है. इस्लामिक बैंक से लोग कन्वेंशनल बैंक्स में आते हैं और कन्वेंशनल बैंक्स के एम्प्लॉइज इस्लामिक बैंक्स में जाते हैं. उनको थोड़े बहुत कोर्सेज मजीद करने पड़ते हैं लेकिन दे आर अ गुड फिट. तो हमारे हिसाब से दोनों स्पेशलाइजेशंस जो है वो उनका एक बड़ा अच्छा जॉब पोटेंशियल है मार्केट में. स्पेशली अगर आप करियर इस्टेब्लिशमेंट के लिए देखते हैं या अपनी पर्सनल करियर एडवांसमेंट के हिसाब से देखते हैं तो बैंकिंग आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन ऑफर करती है. अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं. हमारे पास सेल्स के ऑप्शंस हैं, मार्केटिंग के ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया दैट वी आर इन. तो हमारा जो जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज है, हमारा जो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है. उस सब की वजह से बैंकिंग एक बहुत ही लुक्रेटिव प्रोफेशन है. और आप देखेंगे कि आप सेल्स में जाते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, यू वुड बी हॉपिंग जॉब्स, यू वुड बी स्विचिंग कंपनीज. लेकिन अगर आप बैंकिंग में आते हैं तो बैंकिंग में यूजुअली लोग इस करियर को फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे जाते हैं. आज बहावलपुर में ज़्यादातर बैंक्स में हमारे अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. लेकिन उनका जो जर्नी था, उनकी इंडक्शन से लेके उनके एवीपी बनने तक या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने तक, वो जर्नी बहुत लंबा था. उसकी रीज़न क्या थी कि हम यहाँ पे उनको सिर्फ कन्वेंशनल फाइनेंस के कुछ कोर्सेज पढ़ा रहे थे. हम उनको बैंकिंग के बारे में नहीं पढ़ा रहे थे, हम उनको कोई स्किल सेट डिलीवर नहीं कर रहे थे, एक्सपर्टीज डिलीवर नहीं कर रहे थे. तो जब वो बैंक में जाते थे पहले उन्हें नए सिरे से हर चीज़ लर्न करना पड़ती थी.
تو ان کا ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج تھا ایسے لوگوں کی نسبت جو بینکنگ کی اسپیشلائزیشنس کر کے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جیسے ڈاکٹر وسیم الحمید نے بتایا کہ ہم نے یہ اسپیشلائزیشنس انٹروڈیوس کرائے, اور اب ہم جو ہمارا انیشیل اسپیشلائزیشن کا بیچ ہے وہ ماشاءاللہ 7 سیمسٹر میں ہے اس وقت, اور نیکسٹ سیمسٹر ان کا لاسٹ سیمسٹر ہوگا. ہر ایک سیمسٹر میں ہم اسپیشلائزیشن آفر کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس ہماری اسپیشلائزیشن کے ساتھ انرول بھی ہوتے ہیں. میرے ڈپارٹمنٹ میں اٹ از می ڈاکٹر ایبا خان, دین وی ہیو ڈاکٹر اویس شفیق. ڈاکٹر اویس شفیق کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ فائنانس میں ہے فرام ملیشیا, اینڈ ہی آلسو ہیز پوسٹ ڈاک ان انٹرپرینورشپ. سملرلی ڈاکٹر وسیم الحمید کی پی ایچ ڈی بھی بینکنگ اینڈ فائنانس میں ہے ملیشیا سے. اور ڈاکٹر وسیم الحمید جو ہے ان کا امپیکٹ فیکٹر ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت ہائی ایک پلیس پہ آتا ہے. سو ہی از ریئلی اکمپلشڈ ود ریسپیکٹ ٹو دا ریسرچ پوائنٹ آف ویو. ڈاکٹر اویس شفیق کا ٹیچنگ ایکسپیرئنس بہت زیادہ ہے. سملرلی میرا آئی تھنک میں تو بولتی ہوں کہ I wasn't born, I was discovered. I am probably one of the oldest relics in this institute. تو ہم سب کا نہ صرف یہ کہ ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہے بلکہ ہمارا ایلومنائی کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ ایک کانٹیکٹ بھی ہے اور ہم ان سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں. سملرلی ایک ایسپیکٹ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ باقی تمام ڈپارٹمنٹ سے شاید ڈفرینٹ ہے, وہ کیریئر پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, وہ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے, دو آئی اسٹل بلیو دیٹ وی آر دا بیسٹ when it comes to delivering the subject matter. We are the best when it comes to research. Probably we are the best in the institute when it comes to upholding the norms and developing linkages with the industry. Our department is the best. But there's something that we have in addition to what other people lack, and that is that aspect of social equity. کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے مٹیریلسٹک گولز بھی ہیں, جاب کا گول ہے, پلیسمنٹس کے گولز ہیں, ایڈوانسمنٹس کے گول ہیں, کریئر کا گول ہے, آپ کی گرومنگ کا گول ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اور گولز بھی ہیں. اور وہ ایسی چیز ہے جو اس کا کریڈٹ میں ڈاکٹر وسیم الحمید کو دوں گی. دیٹ از brought in by Center of Islamic Finance and Social Equity, کہ ہمارا ایک فوکس سوشل گولز کی طرف بھی ہے کہ ایکویٹیبل سوسائٹی ہونی چاہیے. ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ڈفرینسز ہیں, مختلف ڈفرینسز ہیں, ہر طریقے کے ڈفرینسز ہیں, وہ ڈفرینسز نہیں ہونے چاہیے چاہے وہ جینڈر پوائنٹ آف ویو سے ہیں. تو ہم اس اعتبار سے لڑکیوں کو بہت انکریج کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اسپیشلائزیشن لیں تاکہ آگے جا کے وہ اپنا کریئر بینکنگ میں پرسو کر سکیں. سملرلی جو ہمارے دوسرے ڈفرینسز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں آ کر کرتے ہیں, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بینکنگ ان کو ایڈریس کیسے کریں. ابھی ہمارا پلان ہے ہم آگے جا کے ایک سمپوزیم بھی کرائیں گے جس سے ہم بینکس کو انوالو کریں گے, گورنمنٹ کی ڈفرینٹ اینٹیز کو انوالو کریں گے, ریسرچرز کو انوالو کریں گے, اور ہمارا فوکس اس چیز کی طرف ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ہیومن کیپٹل فارمیشن ہے, جو فکس کیپٹل فارمیشن ہے ایک کنٹری کی اکانومی کے اندر, وہ بینکس کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں. تو بینکنگ کا کام صرف پروفٹ میکسیمائزیشن نہیں ہے. When did we become okay with that goal? We should not be okay with that goal. Islamic banking is not okay with the goal of profit maximization. Islamic banking یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوٹ کریں, آپ مختلف سی ایس آر کے پروجیکٹس کریں, پاورٹی ایلیویشن کو فوکس کریں, جسٹس کو فوکس کریں, رسک ڈسٹریبیوشن کو فوکس کریں, بزنس کو فوکس کریں کہ بزنس فلرش کرے اور لوگ ریئل ٹائم بزنسز کے اندر انویسٹ کریں. یہ بینکس کی جاب ہے. بینک کی جاب صرف یہ نہیں ہے کہ بینک آپ کا ڈپازٹ لے گا اور آپ کو اس کے اوپر ایک ریٹرن دیتا رہے گا. بینک کی جاب اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہے, اور بینک کو سپورٹ کرنا چاہیے 100% ایک اکانومی کو اور ایک سوسائٹی کو. تو بینک وہاں پہ اپنا رول کہاں کہاں پلے کر رہا ہے, ہم اس کی طرف بینکرز کو بھی لے کے آنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس بھی اس چیز کے اوپر بات کریں. ڈائلاگ ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ جو ہمارے سوسائٹل پرابلمس ہیں, ہماری پاورٹی بڑھ رہی ہے, ہمارے کتنے لوگ
बेसिक नीड्स नेसेसिटीज अपनी पूरी नहीं कर पा रहे, हमारे बैंक्स कहाँ है, गवर्नमेंट की हेल्प कौन कर रहा है, एहसास के साथ कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो जुड़े हुए थे, और अगर नहीं जुड़े हुए थे तो क्यों नहीं जुड़े हुए थे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम चाहते हैं कि जिसके ऊपर डिबेट एक क्रिएट हो, ताकि ना सिर्फ आप पढ़ें, आप अपने लिए पढ़ें, आप अपने करियर के लिए पढ़ें, बल्कि आप उसका कोई ना कोई फायदा अपनी सोसाइटी को भी दे सकें, अपने साथ के लोगों को भी दे सकें। हमारे यहाँ कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वक्फ पे हैं, वक्फ फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्यों नहीं है, तो ये उसको हम मेन स्ट्रीम में कब लेके आएंगे, ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो मैं समझती हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की जॉब होनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री को ये क्वेश्चंस पुट अप करता रहे, बार बार पुट अप करे, ताकि इंडस्ट्री का कॉन्शियस जो है वो थोड़ा सा इस पे जॉल्ट हो, थोड़ा सा उनका केज हम रैटल करते रहें बार बार कि हमारे लिए ये तमाम चीजें भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं इस सिलसिले में भी। एक जो हमने एक मेजर काम किया है जिसको अभी हम एक्टिव करने जा रहे हैं, एहसान ट्रस्ट है, जो मीजान बैंक का ट्रस्ट है बेसिकली, उनकी एक एनजीओ है जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता है उनकी फीस के लिए। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के साथ हमने उनका एमओयू कराया है और इसको हम बहुत जल्दी एक्टिव कर देंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी फीस अफोर्ड नहीं करते वो वहां से लोन ले सकते हैं कर्ज हसना की बेस पे, और उसके बाद उसको इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करते रह सकते हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आप लोगों की जिंदगी में वो आसानियां लेके आएंगी जो आप डिजर्व करते हैं, फेयरनेस लेके आएंगी। तो ये भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो शायद ट्रेडिशनली मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की डोमेन में नहीं आते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन एस्पेक्ट्स पे भी काम करें। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम, डॉक्टर वैस शफीक माशाल्लाह, डॉक्टर वसीमुल हमीद, ये दोनों जो हैं ये बहुत ही एक्टिवली अपने गोल्स को भी परस्यू कर रहे हैं। सेंटर ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फाइनेंस है सर का, डॉक्टर वसीमुल हमीद का सेंटर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड सोशल इक्विटी है। ये अपने सेंटर्स के अंदर भी शॉर्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों को अगेन अभी मेरी क्लास का टाइम होने वाला है, आई हैव टू गो, आई लीव यू टू द सेशन, बट मेरी आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट ये होगी कि आप कंसिडर करें हमारे डिपार्टमेंट की स्पेशलाइजेशंस को, अपने करियर को कंसिडर करें और थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ इसको कंसिडर करें। हेयर से भी बिलीव ना करें, सुनी सुनाई बात पे बिलीव नहीं करें, लेकिन खुद देखें कि आपके सीनियर ज्यादातर किस करियर में एडजस्ट हो रहे हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, और उसके मुताबिक अपने करियर डिसीजन को चूज करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। वेल मैम अपनी तारीफ तो नहीं करेंगी, लेकिन शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स वी हैव एवर हैड। तो ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, बैक इन 2007 व्हेन आई वाज हियर, सो सिंस देन तो एंड आपने शायद ही कभी किसी को कहते सुना हो कि दे हैव हैड द बेस्ट बॉस, बट आई कैन से वेरी क्लियरली आई हैव द बेस्ट बॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रैंक। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम जरा थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ 1-to-1 एक सेशन कर लूंगा जिसके अंदर आपके जो इश्यूज हैं, जो आपके पर्टिकुलर इश्यूज हैं, except from me being the part of Department of Islamic and Financial Banking, just being as your friend, as a guide, मैं आपको उसके ऊपर काउंसिल कर दूंगा, ठीक है? ओके, इस्लाम क्या है हमें पता होना चाहिए ना। अभी भी आप जो चीजें थोड़ी बहुत अभी सुनेंगे ये भी सत्या जा रही है, अगर आप ये सुन लेते हैं सपोज और किसी और को गाइड कर देते हैं, किसी को कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, कोई इसके ऊपर ऐसी बात कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, बेहतरीन तरीका ये पे चुप कर रहे हैं। आप कई उलमा को देखेंगे इस्लामिक बैंकिंग के अंदर भी अभी ये डिस्कशन करते हुए, क्या ये 100% इस्लामिक है? आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूंगा कि है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मुझे जितना पता है मैं उतना आपको जरूर बता दूंगा। मैं इसलिए जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं कोर्स बताता हूँ, भाई ये प्रोडक्ट जो है ना इसके ऊपर मुझे पता है कि ये इस्लामिक है, अगर इस तरह हो तो ये बिल्कुल इस्लामिक आप जरूर करें, अगर इसमें से कोई चीज नहीं है तो ये इस्लामिक नहीं होगा। ये आपको खुद देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो क्लेम करते हैं कि हम इस्लामिक कर रहे हैं लेकिन वो काम इस्लामिक नहीं कर रहे होंगे। फिर इसके अंदर इतनी शरायत है, उन सबका मानना मनोअन मानना जरूरी है। इस वजह से भी कुछ चीजें इस्लामिक होने के बावजूद, ये कोशिश के बावजूद हो सकता है ना रही हो इस्लामिक, या कहीं एक गलती हो गई हो। यहां तक के आप अगर कल को बिजनेस भी करते हैं उसके अंदर भी क्या आपको इस्लामिक ट्रेडिंग के लॉज पता है?
हमारे यहाँ हम किसी दुकान पे चले जाएं आमतौर पे, ऑफर नहीं, मैंने अभी ऑनलाइन किया है, बस ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, पहले की क्लास में मैं घर आई है। तो अगर 2 मिनट और ना आते तो मैंने क्लास वो बेस्ड ऑन ओके 2 से 3 चीजें टोटल। बिजनेस हो रहा है जिसके अंदर पार्टनरशिप भी हो सकती है, इंडिविजुअल बिजनेस, यूजुअली पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस हो रहा होगा इस्लामिक बैंकिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आप आमतौर पे करते हैं डेली लाइफ के अंदर, आप देखते हैं कई लोग कर रहे होंगे पार्टनरशिप के ऊपर, लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है, यहाँ अरेबिक नेम उसका यूज हो रहा होगा और उसकी जो इस्लामिक शर्तें हैं वो पूरी करना जरूरी है। हम यहाँ कभी कभी उसमें इस्लामिक शर्तें पूरी नहीं कर रहे होते। दूसरी चीज क्या हो रही होगी, ट्रेड बाई, जिसे हम कहते हैं अरेबिक के अंदर खरीदना और बेचना, खरीदो फरोख्त। मैं सिर्फ बताते जाऊं कि ये अभी तो एक सिर्फ मैं टेस्ट दे रहा हूं कि ये चीजें हमें पता ही नहीं होती। हमने कभी होली कुरान को पढ़ा ही नहीं खोल के अपने अरेबिक के अलावा, तो हमें उसका कोई आइडिया ही नहीं होता। ओके, इस्लाम क्या है, हम क्या समझते हैं, हम मुसलमान है ना। कोई भी डेफिनेशन दे दें, यहाँ पर हम कोई फतवा नहीं देने जा रहे, हम बस एक जनरल अपनी तरफ से क्या लगता है, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, क्या मतलब होना चाहिए इस्लाम का। हमें एक्चुअली कई लोग बताते नहीं है, हमें मुफ्ती साहब के ऊपर, मौलवी साहब पे डिपेंड करना पड़ता है इस बात के लिए, वो हमें बताएंगे कि मुसलमान का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, हमें करना क्या है, हमें नमाज कैसे पढ़नी है, हमें क्या कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अरेबिक हमारी जुबान नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमें सीखनी चाहिए। हम इंग्लिश भी सीखते हैं तो अरेबिक भी सीख सकते हैं, और मेरा नजदीक सीख कर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये होली कुरान, अल्लाह पाक सुब्हान ताला होली कुरान के अंदर सूरह रहमान के अंदर कुरान को रहमत कहते हैं कि ये अल्लाह की रहमत है उसकी मखलूक के लिए। उसके लिए लाजमी नहीं था कि ये गाइडेंस दे, इसके बगैर भी वो हुज्जत कायम कर सकता था क़यामत के दिन, लेकिन उसकी जात ने ये गवारा नहीं किया कि मैं रहमान हूँ, मुझे गाइडेंस देनी है इन लोगों को। और सूरह फातिहा के अंदर हम वही गाइडेंस मांगते हैं। ये वो दुआ है जिससे हम स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, और आगे का पूरा होली कुरान उसके अंदर जो अल्लाह ने हमें रास्ता दिखाया वो रास्ता है। लेकिन उस पर चलने के लिए हमें उसकी समझ भी तो आनी चाहिए कि अंदर लिखा क्या है। हम अरेबिक में पढ़ते हैं सवाब के लिए, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ के उसके ऊपर अमल करना चाहिए। ट्रांसलेशन इज नॉट द एक्चुअल कुरान, लेकिन फिर भी चलें, कम से कम हमें समझ तो आ जाएगी कि हमें क्या कहा जा रहा है, उसके करीब करीब तो पहुंच सकेंगे हम। तो जरूर जो ट्रांसलेशन आपको पसंद हो, समझना चाहिए कि अंदर हमें हुक्म क्या दिया गया है। इस्लाम इज कंप्लीट अटर सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। मुसलमान उसे कहा जाता है जो अपनी तमाम नफ्स की ख्वाहिशात को सब कुछ छोड़ के अल्लाह के बताए गए तरीके के ऊपर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारे। 100%, 99 नहीं, 90 नहीं, 100%। थोड़ा सा कुरान पाक के अंदर वर्ड आते हैं, क्या तुम इस किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे से कुफर करते हो। जो गाइडेंस दे दी गई है 100% उसे फॉलो करना जरूरी है, इसमें से कोई चीज भी हम छोड़ नहीं सकते। ये हम बड़ी गलती कर जाते हैं कि हमें जैसे वो ज्यूज का एक बिलीफ था कि जी हम तो अंबियाओं की नस्ल में से हैं तो हमारा कुछ नहीं, हम बस जाएंगे ये दोजख के ऊपर, उसका आज भी बिलीफ यही है, हम जाएंगे दोजख के ऊपर से एक तरह से चक्कर काटेंगे, वो बड़ी गर्मी है, ले चलो चलो हमें ले चलो। दिस इज ट्रू, और हम इसके ऊपर हम इसी पॉलिसी पे चलते हैं। अगर हमें पता हो कि कितना मुश्किल है जन्नत कमाना, हमें रातों को नींद ना आए। होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया, होली कुरान के अंदर वर्ड है कि रातों को जागें, क़याम करें। ये प्रॉफिट हैं जो बख्शे बख्शाए हैं, जिनके पास जन्नत में सबसे आला मकाम होगा।
جو دنیا میں جنہیں پتا ہے کہ جی یہ جنت کے اندر ہوں گے, انہوں نے تو نمازیں نہیں چھوڑی, ہم چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے ہر طرح کا ثواب کا جو کام ہو سکتا تھا کیا ہے, ہم سے زیادہ نمازیں پڑھی. ہولی پروفٹ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں. ہم اس لیول کو تو ریچ کر ہی نہیں سکتے. دیٹ از ٹرو. ہم پھر بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھ کر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں بڑے آرام سے کہ ہم سب نے بس, کیونکہ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نا, تو اللہ کی رحمت آڑے آ جائے گی اور ہم سب کو معاف کر دیا جائے گا. رحمت اینڈ پہ آنے والی ہے. وہ جہاں رحمان ہے وہاں وہ انصاف کرنے والا بھی ہے. پہلے انصاف ہوگا اور تم دیکھو گے کہ ایسی کوئی چیز جو چھوٹی سے چھوٹی بھی وہ تمہارے حساب میں ڈالنے سے نہیں رہ گئی. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی حساب میں ڈلے گی, چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی. یہ قرآن کے ورڈز ہیں, ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آئے گی. بندہ اس وقت پڑھ کے حیران, یہ بھی لکھ لیا, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, میں جاتے جاتے کر گیا تھا. ہمارے فرینڈس اکثر یہ ٹیبل وغیرہ کے اوپر لکھ دیتے ہیں, چیئرز کے اوپر لکھ دیتے ہیں. میں ان کو اکثر سمجھاتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی اسٹوپڈیٹی ہے, اگر بلا وجہ اپنے کھاتے میں نقصان, اور کچھ بھی نہیں. یونیورسٹی کو چلے ہم تھوڑا بہت بدلا لے لیں گے, تھوڑا سا یونیورسٹی نے ہم سے کچھ ظلم کیا, لیٹ سپوز ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ اپنے کھاتے میں بلا وجہ گناہ ڈالتے جا رہے ہیں. ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا یہ انسان پر جمع کر دیے جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے. ہم چھوٹے گناہ سمجھ کے شیطان کی ٹھیری, کہ شیطان کتنا پرانا ہے, ہماری زندگی کتنی ہوتی, 60-70 سال مشکل سے, بڑی حد. ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ابھی بھی تقریباً آدھی, چلے میں آدھی, آپ لوگ 1/3 گزاری, 60-70 سال, اس سے زیادہ آن ایوریج مشکل ہی ملتی ہے پاکستان جیسے کنٹریز کے اندر. کچھ کنٹریز میں تھوڑی بہت چلے, جیسے کوئن 90+ چلی جاتی ہے, ادروائز مشکل ہی جاتا ہے. ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنی اتنی زندگی آلریڈی گزار چکے ہیں, پیچھے اتنی بچی, ہم آگے کریں گے اگلے سالوں میں, فیوچر میں کبھی. دیٹ از ناٹ ٹرو. ہمیں آج امپلیمنٹ کرنا ہے ہولی قرآن کو, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اپنی لائف میں ٹائم لگ جائے گا. So Islam is the complete and utter submission to the will of Allah, کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا اس کو مان لیں. ورنہ تو مکہ کے کفار بھی تیار تھے آپ کی بات ماننے کو, وہ تو لے کر آئے تھے, 50% باتیں اپنی منوا لے, 50 ہماری مان لیں, اور کوئی بچا ہی نہیں. ہر چیز لگا کے دیکھ لی, کاہن ہے, یہ ہے, جادوگر ہے, یہ ہے, کہیں سے پوئٹری لکھوا کے لے آتے ہیں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ہر الزام لگا کے دیکھیے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہر پروفٹ پہ اس طرح سے الزام لگے. جب کوئی چیز کام نہیں کرنے, پتا چلا کہ یہ بات تو صحیح کر رہا ہے, لوگ تو مان رہے ہیں نا, بات تو صحیح کر رہے ہیں. آخر کار لے کہ چلو یار 50% آپ کی مانتے, 50 ہماری مان لیں, چلو یہ ہماری مان لیں, یہ ہم آپ کی مان دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند بھی لا کے رکھ دو تو بھی میں اپنی شریعت سے نہیں ہٹوں گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ پہنچا دیں, ماننے والوں کی مرضی, آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ سے اس کا حساب نہیں لیا جائے.